एनल फिशर यानी कि एक छोटा सा एक पतला सा कट हो सकता है जो कि जो एनस की म्यूकोजा होती है जो उसको लाइन करती है, सॉफ्ट टिश्यू होती है, सॉफ्ट म्यूकोजा होता है, वहाँ पे ये छोटा सा पतला सा कट हो सकता है जिसका साइज वेरी कर सकता है एज पर दी सिवियरिटी। ये अगर हार्ड स्टूल और लार्ज स्टूल पास करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है, बार बार स्टूल पास कर रहे हैं, डायरिया जैसी कंडीशन है, इन कंडीशंस में एनल फिशर हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है, पेन कॉज करता है ड्यूरिंग जब स्टूल पास कर रहे हो उस टाइम पे भी, एंड जब स्टूल पास कर लेते हैं उसके बाद भी कुछ टाइम तक वहाँ पे पेन बना रह सकता है। उसके अलावा जो रिंग ऑफ द मसल है एनस में, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो एनल स्फिंक्टर हो सकता है। एनल स्फिंक्टर की कंडीशन में जो मसल स्पैस्म होता है एनस के पास में वो हो सकता है, उससे भी फर्दर काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। जो एनल फिशर की कंडीशन है ये ना सिर्फ बड़ों में होती है बल्कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इवन जो इन्फेंट्स होते हैं, जो गोदी के बच्चे होते हैं, उनमें ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। उनको स्टूल पास करने में कई बार होता है बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो स्ट्रेन करते हैं, उसकी वजह से होता है, या फिर फ्रिक्वेंट स्टूल पास करते हैं, इन कंडीशंस में भी होता है। तो जब भी बच्चों का आप डायपर चेंज करते हैं, जब भी बच्चे आपको दिखता है कि वो विजिबली क्रैंकीनेस दिखता है, जब स्टूल पास करने से कई बार बच्चों को डर लगने लगता है, ऐसा भी काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। तो हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दें कि बच्चों का जब डायपर चेंज करें, या फिर थोड़े बड़े बच्चे भी हो जाते हैं जब वो टॉयलेट यूज़ करने लगते हैं, इन कंडीशंस में भी आपको हमेशा बच्चों के जो स्टूल पास करने का जो ओपनिंग होता है, जो एनल रीजन होता है, उसको ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं उनको एनल फिशर की कंप्लेन तो नहीं है। अगर ऐसी कोई भी समस्या है, अगर माइनर वहाँ पे स्वेलिंग या फिर कट नज़र आ रहा है, तो आपको उसके लिए अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर बात करनी चाहिए। तो बच्चों में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये बड़े लोगों में, यंगर एडल्ट, ओल्ड एडल्ट्स, सभी लोगों में पाया जा सकता है। इसका भी सबसे बड़ा कारण जैसे कि पाइल्स में होता है कि कॉन्स्टिपेशन, या फिर हम लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, इन सारी कंडीशंस में एनल फिशर होने के भी चांसेस होते हैं। हालांकि इसके भी और भी बहुत सारे और कारण हैं जिनकी वजह से एनल फिशर हो सकता है। तो जिन भी कंडीशन में एनल फिशर हो रहा है, अगर ये नॉर्मल है और सिंपल है, तो विदाउट एनी अदर ट्रीटमेंट ये सिंपल मेडिकेशन के द्वारा ठीक हो सकता है। सर्जरी जो कि लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो जब बॉवल मूवमेंट होता है, जब स्टूल पास करते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। स्टूल पास करने के बाद भी दर्द काफ़ी देर तक बना रह सकता है। ब्लीडिंग होती है। जो स्टूल होता है उसमें ब्राइट रेड ब्लड दिख सकता है, फ्रेश ब्लड नज़र आ सकता है। जो स्किन अराउंड दी एनस होती है वहाँ पे कट नज़र आता है, तो उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कट का डायरेक्शन का क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वहाँ पे विजिबल कट नज़र आता है जिसका साइज वेरी कर सकता है और अपीयरेंस भी वेरी करता है। साथ ही साथ कई बारी जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूरेशन के हिसाब से उसका अपीयरेंस वेरी कर सकता है। तो कई बारी फ्रेश कट हो सकता है, या फिर उस कट के सराउंडिंग में स्किन लम्प्स हो सकते हैं, टैग्स हो सकते हैं, माइनर स्वेलिंग जैसा भी हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एनल फिशर है वो इधर अक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है। अक्यूट जहाँ पे ताज़ा वो कट हुआ है, ताज़ा वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तो एकदम फ्रेश कट जैसा नज़र आता है। वहीं पे अगर क्रॉनिक, अगर वो 8 हफ्ते या उससे ज़्यादा से प्रेजेंट है, तो वो क्रॉनिक कहलाता है और उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। वो फ्रेश कट नज़र नहीं आएगा, थोड़ा डीप नज़र आएगा, थोड़ा सा उसकी जो मार्जिन्स हैं वो राउंडेड नज़र आएंगी, वहाँ पे स्किन टैग्स नज़र आ सकते हैं, वहाँ पे ग्रोथ नज़र आ सकती है, और उसका जो अपीयरेंस है, कलर है, थोड़ा सा डार्क हो सकता है। तो इस तरीके का कोई भी अपीयरेंस नज़र आ रहा है, इस तरीके के कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में तुरंत मिलना चाहिए, अपने सर्जन से इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किन कारणों से एनल फिशर हो जाता है। तो जब कभी काफ़ी हार्ड स्टूल अगर पास कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूल पास कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन है और डायरिया है, इन दोनों कंडीशंस में एनल फिशर होने के चांसेस होते हैं। काफ़ी ज़्यादा डायरिया है तो उन कंडीशन में काफ़ी बार जाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, इन कंडीशंस में भी हो जाता है। साथ ही साथ कुछ एक और भी कंडीशंस होते हैं, लाइक क्रॉन्स डिजीज़ है, या फिर कोई और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है, उन कंडीशंस में हो सकती है। एनल कैंसर है, HIV है, और ट्यूबरक्लोसिस है, सिफिलिस है, ये कुछ एक रेयर कंडीशंस है जहाँ पे एनल
फिशर हो सकता है। ये चीज़ें कंफर्म करने के लिए प्रॉपर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके डॉक्टर ही कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, अगर हम एनल फिशर के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो कॉन्स्टिपेशन है, जो कि इवेंचुअली लो फाइबर डाइट की वजह से होता है और लो फ्लूइड इनटेक की वजह से होता है। और कई लोगों की आदत होती है कि अब काम में बिजी हैं या जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से जब अर्ज होती है स्टूल पास करने की उस टाइम पे नहीं जाते, तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं इवेंचुअली कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रॉन्स डिजीज़ में भी एनल फिशर होने के चांसेस होते हैं, प्लस जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एनल फिशर होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो जब हम डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, अपने डॉक्टर को उसको दिखाने के लिए जाते हैं, तो आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, आपसे जब इसके बारे में पूछते हैं, उससे ही उनको काफ़ी हद तक इसके बारे में पता चल जाता है कि ये एनल फिशर है या कोई और प्रॉब्लम है। उसके बाद जो फिजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, विजुअल एग्जामिनेशंस होते हैं, उससे आपके डॉक्टर इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। साथ ही साथ एज पर रिक्वायरमेंट जो बाकी इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसको भी एडवाइस किया जाता है, उसको भी किया जाता है, जैसे कि एनोस्कोपी है, प्रोक्टोस्कोपी है, सिग्मोइडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है। डिपेंड करते हैं अलग अलग कंडीशंस में जहाँ पे इसको एडवाइस किया जाता है। सबसे पहले तो आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में आपके डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि जो फिशर है वहाँ पे दर्द कैसा है, किस समय पे होता है, कितना होता है, और आपका जो बॉवल मूवमेंट है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। उसके बाद अगर जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो प्रॉपरली जो फिशर है उसको चेक किया जाता है, उसका पोजिशनिंग जो है उसकी क्या है, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। एक तो अक्यूट है या फिर क्रॉनिक है, मतलब कि इधर वो फ्रेश कट है वहाँ पे तुरंत हुआ है या फिर 8 हफ्ते या उससे ज़्यादा से प्रेजेंट है, तो उसकी अपीयरेंस ये चीज़ पता चलती है। प्लस अगर वो जो बिल्कुल ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में है तो वो मोस्ट कॉमनली कॉन्स्टिपेशन की वजह से या फिर इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से होता है। बट अगर वो लेटरली प्रेजेंट है तो वो किन्हीं और कारणों से भी हो सकता है, लाइक क्रॉन्स डिजीज है या फिर कुछ ट्यूमर्स, कैंसर्स या फिर और भी कई सारे कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हो सकता है। तो पोजीशनिंग क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। साथ ही साथ जब हम अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं वो भी डिपेंड करता है और उनसे अलग अलग हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ सिग्मोइडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर 50 साल से कम उम्र का व्यक्ति है और उसमें हम सस्पेक्ट करें कि फिशर हो सकता है या फिर है, तो इन दोनों कंडीशंस में हम जो अंदर की ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपरली चेक करते हैं, ताकि कोई और स्फिंक्टर है, कैंसर है या ट्यूमर है, किसी और कोई ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, ये सारे डिटेल्स के बारे में पता लगाया जा सके। तो सिग्मोइडोस्कोपी भी इसमें करते हैं, कैमरा के द्वारा ये भी पूरी तरह से जांचा जाता है। वहीं पे अगर व्यक्ति 50 साल से ऊपर का है वहाँ पे कोलोनोस्कोपी एडवाइस किया जाता है, जहाँ पे पूरी तरह से रेक्टम और उसके बिल्कुल जो और स्ट्रक्चर्स उनको अच्छे से चेक किया जाता है। साथ ही साथ कोई भी कैंसर रिस्क है उसको भी पता लगाया जाता है। अगर हम बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, लाइक स्टूल सॉफ्टनिंग के लिए हम फाइबर डाइट लेते हैं, फ्लूइड इनटेक बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ जो स्लिट्स बाथ होता है यानी कि जो सिकाई होती है वो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो विद इन वीक जो फिशर है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, वहाँ पे हीलिंग भी होने लगती है। और साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें हमारे डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसमें एक होता है कि टॉपिकल कुछ क्रीम्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जिसको वहाँ पे लगाना चाहिए, जिसमें कि सबसे कॉमनली जो ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें नाइट्रोग्लिसरीन लगाने के लिए कहा जाता है टॉपिकली वहाँ पे, ताकि जो हीलिंग है वो प्रमोट हो सके, जो मसल है वहाँ पे रिलैक्स वो हो सके। साथ ही साथ लोकल एनेस्थीसिया जो होता है उसको टॉपिकल एनेस्थीसिया होते हैं बेसिकली, उनको अप्लाई करने के लिए कहा जाता है जब आप स्टूल पास करने जाते हैं, स्टूल पास करने के बाद में, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा जो एरिया होता है वो सुन्न हो जाए, ताकि आपको दर्द की जो फीलिंग है वो ना हो। साथ ही साथ मसल स्फिंक्टर को जो और स्पैज़म है वहाँ पे उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ एक तरीके के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। उसके अलावा जो एनल स्फिंक्टर है उसके रिलैक्स करने के लिए, जो मसल स्पैज़म है उसको रिलैक्स करने के लिए कई बार बीपी की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी एडवाइस की जाती हैं। वो जो क्रीम्स होती हैं उनको टॉपिकली वहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो ये एज पर एडवाइस ही आपको डॉक्टर की यूज़ करना होता है, क्योंकि ये किस तरीके की कंडीशन है उसके हिसाब से ही आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ कई बार इनको खाने के लिए भी कहा जाता है इन सारी दवाइयों को। अल्टीमेटली जब सारे हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज़ कर लेते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो बेसिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं इनको अगर आपका जो एनल फिशर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है प्रॉपरली, उस कंडीशन में फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है।
ताकि जो स्पैज़्म है उसको रिलैक्स किया जा सके, जो हीलिंग है उसको वहाँ पे प्रमोट किया जा सके। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, चाहे वो बेसिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जो पेशेंट की कंडीशन की सिवियरिटी क्या है और किस तरीके का वहाँ पे जो अपीयरेंस है, मतलब किस तरीके के और किन कारणों की वजह से वो फिशर प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसकी तरह से एक्ट करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो कि मैंने पहले ही बताई थी, कि अपने डाइट को प्रॉपर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ही फिशर जो होता है विद इन सम टाइम वो हील हो जाता है, ठीक होने लगता है। और अगर हम इन सारे बेसिक स्टेप्स को अपनाते हैं तो इन फ्यूचर भी हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल जो होता है, अपने खाने में हाई फाइबर डाइट हम इंक्रीज करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन जो होता है उनको इंक्लूड करें, साथ ही साथ पानी का, फ्लूइड का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, एक्सरसाइज जो होता है उसको अपने लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। कुछ नहीं तो हम वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमारे हेल्थ को बेनिफिट देती हैं। साथ ही साथ एनल फिशर के प्रिवेंशन के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी और प्रिवेंशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो सिकाई है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके अलावा जो हम बाहर से सब बोल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल भी इनकी डिपेंडेंसी हमें नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार उसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने एनल फिशर के बारे में बात की। इससे रिलेटेड और भी कुछ सुझाव है या फिर आप भी और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।